के लिए तैयार करेंगे। 25 मई यानी सोमवार से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब हवाई यात्रा पहले जैसी नहीं रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से कई नए नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन अब आपको हर कीमत पर करना होगा। जैसे उड़ान से 2 घंटे पहले अब आपको एयरपोर्ट पहुंचना होगा, ग्लव्स और मास्क पहनकर ही यात्रा करनी होगी और आरोग्य सेतु ऐप को हमेशा आपके मोबाइल में अपडेट करके रखना होगा। और अगर आरोग्य सेतु ऐप में आप रेड जोन में पाए गए तो फिर आपकी एंट्री एयरपोर्ट पर नहीं होगी। इसके अलावा 3,500 रुपए मिनिमम और 10,000 रुपए अधिकतम का किराया तय किया गया है। लेकिन आज दिन भर नए नियमों के साथ साथ किराए को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। इसलिए आज हम हवाई यात्रा से पहले आपकी हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आखिर में हम मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद आपकी जिंदगी का विश्लेषण करेंगे। ब्रिटेन में हुए एक रिसर्च के मुताबिक 18 वर्ष से ऊपर का औसतन एक व्यक्ति अपने जीवन के 34 वर्ष मोबाइल फोन या दूसरे गैजेट्स की स्क्रीन पर बिता देता है। 34 वर्षों तक मोबाइल फोन की स्क्रीन से चिपके रहने का अर्थ है जीवन के करीब 40% समय को ऐसे ही अपने गैजेट्स में गंवा देना। इसलिए अगर आप भी दिन भर गैजेट्स के साथ व्यस्त रहते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और आज कोविड-19 और इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ होंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उनसे हम वो तमाम सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान ने अपने नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा माना है। कोरोना संक्रमण की जानकारी के लिए बनाई गई पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर जो नक्शा जारी किया गया है, उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तानी नक्शे में पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत का माना है। हालांकि इन इलाकों पर पाकिस्तान ने लंबे समय से अवैध कब्जा किया हुआ है। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों ने भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दल को रोकने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय ने कहा है, भारतीय सैनिकों की तरफ से किसी तरह की अतिरिक्त गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया है। भारतीय सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से अच्छी तरह वाकिफ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारतीय सीमा में अपनी सैन्य गतिविधियों को अंजाम देती है। भारत ने चीन से कहा है कि वो बॉर्डर पर शांति का पक्षधर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिका ने अलकायदा का एक बड़ा आतंकवादी भारत को सौंप दिया है। मोहम्मद इब्राहिम जुबैर नाम के अलकायदा के आतंकवादी को विशेष विमान से अमृतसर लाया गया है। आतंकी जुबैर को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अलकायदा आतंकी जुबैर मूल रूप से हैदराबाद का निवासी है, जिसने बाद में अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। आतंकवादी इब्राहिम जुबैर अलकायदा में फंडिंग का काम देखता था। अमेरिका की एक अदालत ने मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के समतलीकरण के दौरान मंदिर के अवशेष मिले हैं। राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा एक 5 फुट का शिवलिंग मिला है। मंदिर निर्माण स्थान पर जमीन समतल करने के दौरान कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। इसके अलावा पुष्प कलश, आमलक, मेहराब के पत्थर मिले हैं। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। अयोध्या मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने खुदाई में मिले अवशेष को संरक्षित करने की मांग की है। राम जन्मभूमि परिसर में 11 मई से खुदाई जारी है। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के संबंध में सोनिया गांधी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। इस ट्वीट में फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। I have given the complaint we have for the nearest Sagar town police station. After the primary inquiry, the Sagar police has filed a FIR against Srimati Sonia Gandhi. This is a rumor statement against the government of India and Prime Minister, and also they are creating the people against the government for war. हालांकि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा गया है कि सोनिया गांधी पर यह एफआईआर बिना तथ्यों की जांच कराए दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने एफआईआर को रद्द करने और मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान अम्फान बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया है। तूफान से हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की। एनडीआरएफ भी राहत और बचाव के काम में लगा है। उड़ीसा में नुकसान उतना भारी नहीं है, उतना नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नुकसान अपेक्षाकृत ज्यादा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अम्फान तूफान से प्रभावित राज्यों पर नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल में हुई तबाही की तस्वीरें देख रहा हूं। यह काफी कठिन समय है। पूरा देश इस समय पश्चिम बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हम कामना करते हैं। हालात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में तूफान से 72 मौतें हुई हैं। ममता बनर्जी ने राज्य की तबाही को युद्ध जैसा अनुभव बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो पश्चिम बंगाल आएं और तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखें। पश्चिम बंगाल सरकार ने तूफान में मारे गए लोगों के परिवारों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अम्फान तूफान से प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से तूफान प्रभावित क्षेत्रों में आने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तूफान से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ करीबी समन्वय में काम भी कर रहे हैं। प्रभावित लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अम्फान तूफान का मुकाबला कर रहे ओडिशा के लोगों के प्रति भी संवेदना जाहिर की है। लॉकडाउन खोलने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,359 पहुंच गई। देश में कोरोना से अब तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 45,300 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 5,609 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 132 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 39,297 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 11,088 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,52,000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में संक्रमण से 1,561 की मौत हो गई है। रूस में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत का आंकड़ा 3,000 को पार कर गया। पाकिस्तान में भी संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान में अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों में सफर करने के लिए कई नियमों का पालन करना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि यात्रियों के लिए प्रोटेक्टिव गियर और फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। सैनिटाइजर की बोतल भी यात्रियों के पास होनी चाहिए। केवल एक चेक इन बैग की इजाजत दी जाएगी। यात्रियों को फ्लाइट डिपार्चर समय से कम 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। फ्लाइट रूट्स 7 सेक्शन में बांटे गए हैं। और अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे, पर यह बहुत जरूरी था। हरदीप पुरी ने कहा है कि विमानों का अधिकतम और न्यूनतम किराया तय किया गया है। 40% सीटें आधे से कम किराए पर बुक की जाएंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कल से देश में करीब 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स पर ट्रेन टिकट्स की बुकिंग शुरू होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाएगा। अगले 2 से 3 दिन में टिकट काउंटर से टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। 1 जून से अब लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। पीयूष गोयल ने कहा है कि स्टेशनों पर दुकानों को खोलने की भी इजाजत दी गई है। रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें देश के अलग अलग राज्यों के लिए शुरू की जाएंगी। इन ट्रेनों में आज से बुकिंग शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के इस दौर में लॉकडाउन के दौरान आप सब ने रामायण सीरियल जरूर देखा होगा और इस सीरियल की लोकप्रियता देखकर यह पता चलता है कि भगवान राम में हमारे देश के लोगों की कितनी आस्था है। इसलिए
आज हम सबसे पहले भगवान राम से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। हमारे देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी जीत हमेशा सच की ही होती है। आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से भी वही सच निकला है, जिस सच को छुपाने में बड़े बड़े इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों और नेताओं ने इतने वर्षों तक, दशकों तक पूरा जोर लगा दिया था। ये वो लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर होने की बातें मनगढ़ंत हैं। ऐसी सोच वाले लोगों ने ही राम जन्मभूमि का मामला दशकों तक अदालतों में फंसाए रखा और आखिर तक ये लोग यही कहते रहे कि अयोध्या में कोई मंदिर था ही नहीं। इन लोगों को अयोध्या पर पिछले वर्ष आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आपने देखा होगा एक वर्ग ऐसा था जिसे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अच्छा नहीं लगा था। एक अजीब सी शांति छा गई थी इन लोगों के बीच। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मंदिर होने की बात मानी थी और पूरी जमीन पर रामलला विराजमान को मालिकाना हक दिया था। और अब राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जो काम चल रहा है उसमें भी पुराना मंदिर होने के नए सबूत मिले हैं। मंदिर निर्माण के लिए बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि जन्मभूमि पर हो रही खुदाई में बड़ी संख्या में ऐसा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जो किसी प्राचीन मंदिर के होने के प्रमाण दे रहे हैं। इनमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां शामिल हैं और पुष्प कलश और दूसरे प्रतीकों जैसे कई प्राचीन कलाकृतियां भी शामिल हैं। इस तरह की कलाकृतियां अक्सर भारत के प्राचीन मंदिरों में देखी जाती हैं। इसके अलावा मंदिर के शीर्ष भाग में लगने वाला आमलक का हिस्सा भी मिला है। यहां से करीब 5 फीट आकार का एक शिवलिंग भी मिला है। इसके अलावा जन्मभूमि पर गर्भगृह के पास खुदाई में एक कुआं भी मिला है और 15 विशेष पत्थरों के 2 तरह के खंबे मिले हैं। इन खंभों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। कई लोगों के मुताबिक ये खंबे उसी मंदिर का हिस्सा हो सकते हैं जिस मंदिर का निर्माण इसी जगह पर करीब 2000 वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में अयोध्या का जीर्णोद्धार सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था और यह भी कहा जाता है कि जिस मंदिर को तोड़कर वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सैन्य कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी, वो मंदिर सम्राट विक्रमादित्य के समय का ही बनवाया हुआ मंदिर था। हालांकि अब जन्मभूमि से मंदिर के जो नए अवशेष मिले हैं उनके बारे में पूरे निरीक्षण के बाद एक्सपर्ट्स ही पुख्ता तौर पर नई जानकारियां दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है कि राम जन्मभूमि परिसर में अयोध्या के पुराने इतिहास की बहुत सारी कहानियां दबी हुई हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें आपसे दशकों तक छुपाया गया। और जैसा हमने पहले कहा, हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये सच्चाई आप तक पहुंचे। इसी तरह मीडिया का एक बड़ा हिस्सा था, साहित्यकार थे, बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने हर बार ये कोशिश की कि ये जो सच्चाई है ये आप तक ना पहुंचे, ये अदालत तक ना पहुंचे। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारा सच सामने आ रहा है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। वो कसौटी के खंबे हैं जो 84 खंबे विक्रमादित्य जी ने लगाए थे, उसमें से लगभग 18 खंबे मौजूद थे जो मंदिर में लगे हुए थे। तो वही वो खंबे हैं और उनके कुछ अवशेष हैं, उनकी कुछ चौखट है शेष, क्योंकि हम लोगों ने तो दर्शन किए हैं तब वो खंबे थे। उसमें जो अभी अवशेष मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अमूल्य हैं। जिस प्रगति से ये कार्य चल रहा है, कुछ आशा है कि बहुत जल्द ही मंदिर का निर्माण हो जाएगा और धरोहर जो रखी जाएगी, अमूल्य धरोहर, वो भी संग्रहित होकर के रखा जाएगा। तमाम अवशेष उसके अंदर मिल रहे हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। हम अवशेषों के ऊपर राजनीति करने की बात नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि अवशेष जो कुछ मिल रहे हैं उसका सम्मान होना चाहिए।
हालांकि नए सबूतों की पुष्टि फिलहाल भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने नहीं की है, लेकिन पिछले वर्ष राम मंदिर पर आए ऐतिहासिक फैसले में एएसआई की रिपोर्ट्स को आधार बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि अयोध्या में मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। इसका मतलब यह था कि वहां पर पहले से कोई तो ऐसा ढांचा था जो मौजूद था और उस ढांचे को तोड़कर यह मस्जिद बनी थी। अब वो ढांचा कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की रिपोर्ट्स को आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि वर्ष 1862 से 1865 के दौरान एएसआई के डायरेक्टर एलेक्जेंडर कनिंगम ने 4 रिपोर्ट्स तैयार की थी, जिसके मुताबिक राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या शहर के बीच में मौजूद था और मुस्लिम हमलावरों ने वहां के कई प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर दिया था। वर्ष 1889 में एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक राम जन्मभूमि पर भगवान रामचंद्र का पुराना मंदिर बहुत भव्य तरीके से बनाया गया था, क्योंकि मंदिर के कई स्तंभों का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद के निर्माण में भी किया गया था। यानी एएसआई ने यह साफ कह दिया था कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में उसी जगह पर बनाई गई थी जहां पर राम जन्मभूमि का पुराना मंदिर स्थापित था। वर्ष 1891 में एएसआई की एक और रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि जन्म स्थान पर मौजूद मंदिर की जगह पर वर्ष 1524 में एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। एएसआई की एक और रिपोर्ट वर्ष 2003 में आई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखा गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक विवादित स्थल के नीचे करीब 50 स्तंभों के आधार पर बनाया गया 10वीं शताब्दी का एक मंदिर जैसा ढांचा मिला है। एएसआई ने यह भी बताया था कि विवादित स्थल पर 3 अलग अलग समय के मंदिरों के अवशेष मिले थे। एएसआई ने इन्हें अलग अलग नाम दिए थे। इनके नाम दिए गए थे टेम्पल 1, टेम्पल 2 और टेम्पल 3। बताया गया था कि टेम्पल 1 के अवशेष 8वीं शताब्दी के हैं, यानी करीब 1200 वर्ष पहले के हैं। टेम्पल 2 के अवशेष 9वीं शताब्दी के हैं, यानी करीब 1100 वर्ष पुराने हैं। और टेम्पल 3 के अवशेष 12वीं शताब्दी के हैं, यानी करीब 800 वर्ष पहले के हैं। वर्ष 1976 में राम जन्मभूमि की खुदाई करने वाली एएसआई की टीम में के मोहम्मद भी शामिल थे। के मोहम्मद एएसआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। के मोहम्मद हमेशा यह दावा करते थे कि अयोध्या की जमीन पर खुदाई में ऐसे सबूत मिले थे जो इस्लाम से जुड़ी किसी इमारत का हिस्सा नहीं हो सकते थे, लेकिन हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदारों और दरबारी इतिहासकारों ने उनकी बातों को ना तो कभी महत्व दिया और ना ही उनकी बातों को कभी आपके सामने आने दिया। उन्हें लगातार परेशान किया गया, लेकिन आज उन्हीं की ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। इसलिए हमेशा आप सावधान रहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक ग्रुप, एक गैंग ऐसा है जो आपसे सच छुपाना चाहता है, और सच छुपाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सच छुपाने का काम साहित्यकार कर सकते हैं, मीडिया कर सकता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी कर सकते हैं, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता भी कर सकते हैं। आज दिन भर आपको सोशल मीडिया पर आपने अयोध्या को ट्रेंड होते हुए देखा होगा। लोग लगातार सोशल मीडिया पर आज इसी के बारे में बात कर रहे थे। लोगों के अंदर ऐसे लोगों के प्रति बहुत गुस्सा है जिन्होंने अयोध्या में मंदिर होने की बात कभी नहीं मानी और इस मामले को दशकों तक अपने वैचारिक एजेंडे और राजनीति की वजह से लटकाए रखा, जबकि सच ये था कि ये करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ आस्था की ही बात नहीं थी, बल्कि मंदिर होने के प्रमाण हमेशा से मौजूद रहे हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पिछले वर्ष ही ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन अब मंदिर भी बन रहा है और उन लोगों का झूठ भी एक्सपोज हो रहा है जिन लोगों ने अयोध्या पर अपने फायदे के लिए जानबूझकर यह विवाद बनाए रखा और वो आपसे सच को छुपाते रहे। और आपने देखा होगा जब लॉकडाउन के दौरान रामायण सीरियल पूरे देश में दिखाया गया तो रामायण सीरियल इतना पुराना सीरियल होने के बावजूद सुपर हिट सीरियल साबित हुआ। इससे यह साबित होता है कि हमारे देश के लोग आज भी भगवान राम में आस्था रखते हैं, वो रामायण के बारे में जानना चाहते हैं। आज भी इस कोरोना युग में, या जिसे आप कलयुग भी कह सकते हैं, आज भी ये तमाम लोग रामायण देखना चाहते हैं। इसलिए इस जमाने में भी रामायण सीरियल ने जब उसे दूरदर्शन पर दिखाया गया तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि हमारे देश के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और उन्होंने दूरदर्शन पर रामायण सीरियल दिखाने का भी विरोध किया था।
और उन्होंने कहा था कि इस सीरियल को दिखाने के कारण एक खास विचारधारा को लोगों के बीच में पुश किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये वही लोग हैं जो दशकों से आपसे अयोध्या के राम मंदिर की सच्चाई छुपाते आ रहे हैं। अब हम आपको कोरोना युग के हवाई सफर के लिए तैयार करेंगे। लॉकडाउन के बीच आप सभी के लिए एक बहुत शुभ और अच्छी खबर आई है। 25 मई यानी इस सोमवार से देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब हवाई यात्रा पहले जैसी नहीं रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से कई नए और कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन अब आप सबको करना होगा और इन्हें आपको अपनी नई आदतों में शामिल कर लेना होगा। सबसे पहले हम आपको नए नियमों के बारे में बता देते हैं। अब आपको अपनी फ्लाइट के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। टर्मिनल बिल्डिंग में उन्हीं को अंदर आने दिया जाएगा, उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी फ्लाइट अगले 4 घंटे में जाने वाली होगी, जिनका डिपार्चर अगले 4 घंटे में होगा। सभी यात्रियों को अब मास्क पहनना होगा और ग्लव्स पहनने होंगे अगर आपको अंदर जाना है तो। आपको अपने पास एक सैनिटाइजर की बोतल भी रखनी होगी, ये मस्ट है। यात्रियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना भी जरूरी है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह ऐप जरूरी नहीं होगा, लेकिन उससे अगर ज्यादा उम्र के लोग हैं तो उन्हें अपने मोबाइल फोन में ये आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करना ही होगा। अगर आरोग्य सेतु ऐप में आप सेफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो एयरपोर्ट में आपकी एंट्री नहीं होगी। हालांकि अगर आपके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा और आपको फ्लाइट से तब रोका नहीं जाएगा। एयरपोर्ट में एंट्री से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एयरपोर्ट पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर कोई फिजिकल चेकिंग अब आपकी नहीं होगी। सिर्फ ऑनलाइन चेक इन करने वाले यात्रियों को ही फ्लाइट में जाने की अनुमति मिलेगी। सिर्फ एक ही चेक इन बैग होगा और एक ही केबिन बैग आप ले जा सकेंगे। बोर्डिंग पास आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपने बारे में कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी दे चुके होंगे और आपको यह भी बताना होगा कि कहीं आप किसी कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आए हैं, कहीं आप क्वारंटीन में तो नहीं हैं, कहीं आप कोरोना पॉजिटिव तो नहीं पाए गए थे। ये सारी जानकारी अब आपको इस डिक्लेरेशन के रूप में देनी होगी। फ्लाइट के अंदर आपको कोई मील सर्विस नहीं मिलेगी, यानी अब आपको कोई खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी अब लाउंज में उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी। आप एयरपोर्ट ट्रॉली का इस्तेमाल भी उचित कारण बताने पर ही कर सकेंगे, नहीं तो आपको एयरपोर्ट ट्रॉलीज भी अब नहीं मिलेंगी इस्तेमाल करने के लिए। ये नए नियम हैं। घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट पर तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए मार्किंग की जा रही है। एयरपोर्ट्स पर की सीटों पर लोग अलग अलग एक दूसरे के साथ ना बैठें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो, इसके लिए बीच की सीटों की भी मार्किंग की गई है और वहां पर कोई ना बैठ पाए। अब आपको ये हिदायत वहां पर दी जाएगी। उन सीटों पर यह लिखा होगा कि यहां पर आप नहीं बैठ सकते। फिलहाल शुरुआती तौर पर सिर्फ 1/3 विमानों को ही उड़ान की इजाजत दी गई है, यानी एयरलाइंस अपनी क्षमता की 33% ही फ्लाइट से शुरू कर सकती हैं। एयरलाइंस के लिए फिलहाल फ्लाइट टाइम के हिसाब से 7 रूट्स तय किए गए हैं, जिसमें 30 मिनट, 40 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट और 210 मिनट की फ्लाइट्स होंगी। सरकार की तरफ से अगस्त तक फ्लाइट की टिकट्स के रेट्स भी फिक्स कर दिए गए हैं, जिससे एयरलाइंस आपसे मनमाना किराया न ले सके। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई के लिए कम से कम 3500 रुपए ये मिनिमम है और अधिकतम किराया 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है। सभी एयरलाइंस को करीब 40% सीटें न्यूनतम और अधिकतम किराए के बीच के रेट पर देनी होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट के लिए 40% टिकट्स 3500 रुपए और 10,000 रुपए के बीच का रेट यानी 6700 रुपए के आसपास आपको रखनी होंगी। 6700 रुपए से कम में रखनी होंगी। हालांकि एयरलाइंस के लिए एक राहत यह है कि प्लेन में बीच की सीट को खाली रखने का कोई नियम नहीं रखा गया है। लेकिन हम आपको बता दें, आपको जो बात याद रखनी है, मिनिमम जो किराया होगा वो 3500 रुपए होगा और अधिकतम किराया जो होगा वो 10,000 रुपए होगा। इसलिए अगर कोई एयरलाइंस आपसे इससे ज्यादा किराया वसूल रही है तो फिर वो आपको
ठग रही है। आपको इसे रिपोर्ट करना चाहिए। वैसे सोमवार से शुरू हो रही उड़ानों के लिए एयरलाइंस ने अभी टिकट बुकिंग शुरू नहीं की है। कई दूसरे ऐप्स भी अभी बुकिंग नहीं ले रहे हैं, इसलिए फिलहाल अभी आप बुकिंग की कोशिश मत कीजिए। लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों ने 31 मई तक की बुकिंग बंद कर रखी है, सब एयरलाइंस ने और सारे ट्रैवल एजेंट्स ने। अब घरेलू उड़ानें शुरू करने के फैसले के बाद 31 मई तक की बुकिंग शुरू हो जाएंगी। एयरलाइंस का कहना है कि वो अभी ये रूट्स तय कर रहे हैं कि किस रूट पर वो फ्लाइट शुरू करेंगे। इसके बाद उनकी टिकट्स बुकिंग शुरू होगी। हालांकि आगे ये भी देखना होगा कि अधिकतम किराए के नियम का एयरलाइंस कितना पालन करेंगी। भारत में एविएशन सेक्टर को लॉकडाउन से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस सेक्टर में करीब 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन 2 महीने से सब कुछ ठप होने की वजह से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट है। एक अनुमान के मुताबिक इस वर्ष एविएशन में इस उद्योग को करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। हवाई यात्रियों की संख्या के आधार पर भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत की एयरलाइंस के पास 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और पिछले वर्ष ही 25 करोड़ यात्रियों ने भारत में हवाई सफर किया था, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो आपको हमने आज कोरोना वायरस के इस नए दौर में हवाई सफर के लिए तैयार करने की कोशिश की है और आप इन सब जानकारियों को ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको हमने बता दिया कि न्यूनतम किराया कितना होगा, अधिकतम किराया कितना होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और देखिए कि कैसे ये बुकिंग्स जब शुरू होंगी तो आपको किस किस सेक्टर पर बुकिंग शुरू हो रही है आप ये देख पाएंगे और उनका किराया क्या होगा ये भी आप देख पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2020 भारत के लिए चुनौतियों का साल बनकर आया है। कोरोना वायरस ने देश के करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाला है, तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को भी बहुत गहरी चोट लगी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हमें जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। अभी इन दोनों चुनौतियों से भारत उबर ही रहा था कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अम्फान नाम का तूफान आ गया। इस तूफान ने भी भारी तबाही मचाई है और आज इन्हीं चुनौतियों पर सरकार की तैयारियों को लेकर, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने के लिए, इस तूफान के बारे में बात करने के लिए, कोविड-19 के दौरान हमने क्या क्या सीखा, क्या चुनौतियां थीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास स्टील, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और खास बात यह है कि वो उड़ीसा से आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। ये जो कोरोना वायरस का संकट हमारे ऊपर आया, इस दौरान आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, हम उनके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका जो गृह राज्य है उड़ीसा, वहां इतना जबरदस्त तूफान आया है, कल प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। इस तूफान को लेकर आपके पास अभी क्या अपडेट है? क्या इस तूफान ने आपको सरप्राइज कर दिया या फिर आपको लगता है कि आप काफी हद तक इसे कंटेन कर पाए? मैं पहले भारत सरकार की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को आभार प्रकट करता हूं, बंगाल की ओर से, उड़ीसा की ओर से। उन्होंने पिछले 4-5 दिनों से इस तूफान को भारतीय वैज्ञानिकों ने सही तरीके से ट्रैक करके इसकी मात्रा कितना होगी, कितनी तेजी होगी, कितना कहां से आएगा, उसका रूट क्या होगा, उसको एक लगभग 100% सही पूर्व अनुमान कर लिया था। उसके कारण उड़ीसा और बंगाल दोनों राज्यों की जो सरकारें हैं उन्होंने उसकी पूर्व तैयारी ठीक से कर लिया था। भारत सरकार स्वयं प्रधानमंत्री समय रहते गृह विभाग को साथ में लेते हुए उन्होंने एक डिटेल ब्रीफिंग भी कर लिया था। दोनों राज्य सरकारों को कोऑर्डिनेशन ठीक करने के कारण मैं पहले तो एक आश्वस्ति की बात कहूं, जितनी मात्रा में 99 के बाद ये सुपर साइक्लोन पहली बार ईस्टर्न कोस्ट में आ रहा था, इसकी एक भारी आशंका, भारी चिंता वहां के नागरिकों के मन में था। पूर्वी भारत में इन दिनों में, गर्मी के दिनों में तूफान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के 99 के बाद जिस समय में 10,000 लोग उड़ीसा में चले गए थे, उनका निधन हो गया था, उस प्रकार की एक बड़ी तूफान आने की संभावना पहले बताई गई। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गया उसकी तीव्रता घटते गई। फिर भी कल उड़ीसा की तट होते होते ये बंगाल में सागर आइलैंड
के पास इनकी जमीनी में पहुंचा है, लैंडफॉल हुई, कलकत्ता वगैरह होते हुए बंगाल के बीचों बीच ये ऊपर की ओर नॉर्थ ईस्ट की ओर चला गया। बंगाल में उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, उड़ीसा में भी नुकसान हुआ है, उड़ीसा के 5-6 जिले उसमें से प्रभावित हुए हैं, अनेक फसल हानि हुई है, जीवन भी बंगाल में कुछ लोगों की गई है। उड़ीसा में ज़्यादा जीवन हानि नहीं हुई है, पशुधन की हानि हुई है, बहुत सारे कच्चे घर खराब हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल भी खराब हुए हैं। लेकिन ये सारे के बावजूद एनडीआरएफ की टीम और राज्यों की एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट की लोगों ने कल शाम से ही चीज़ों को नॉर्मल करने का सफलता उनको मिली है। अभी तूफान की पूर्व अनुमान के कारण, पूर्व तैयारी के कारण जितना बड़ा नुकसान पिछले दिनों में होती थी उतनी बड़ी नुकसान नहीं हो पाई है। इसमें मैं सबसे इसीलिए पहले भारत के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं, दोनों राज्य सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, विशेष करके भारत सरकार की नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं इसको सुपरिचालन करने के लिए। जी धर्मेंद्र जी, जब लोगों को ये पता चला कि आज आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आप का इंटरव्यू में करने वाला हूं, तो जो बड़ी डिमांड आ रही थी लोगों की जिस सवाल को लेकर, वो ये सवाल था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल यानी तेल के दाम इतने जबरदस्त तरीके से घट गए हैं तो भारत के लोगों को उसका लाभ कब मिलेगा? क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में भी कम होंगे? यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सुधीर जी, मैं उसको 2 हिस्से में आपकी इस विषय को निश्चित रूप में लोगों के सामने विनम्रता से हम अपना मत रखना चाहेंगे कि पिछले दिनों में कोरोना की पहले भी और कोरोना के दौरान 2 घटना हुए हैं ऑयल इंडस्ट्री में, ऑयल की बाजार में। तेल उत्पादनकारी देशों में, विशेष करके सऊदी, अमेरिका और रशिया के अंदर आपसी स्पर्धा के कारण, इंटरनल कंपटीशन के कारण प्रोडक्शन ग्लट हो गई, ज़्यादा उत्पादन हो गया। दूसरी ओर विश्व में लॉकडाउन के कारण विश्व लगभग पिछले 1.5-2 महीना ठप रहा। उसके कारण जितना खपत अप्रैल मई में होना चाहिए उतना नहीं होने के कारण एक लो डिमांड है, लोएस्ट एवर डिमांड है। उसके कारण थोड़े समय के लिए प्राइस में कटौती आई है, धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जा रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। हमने पिछले 1.5-2 महीने से प्राइस को छुआ नहीं, ये जान के छुआ नहीं कि कभी कभी दिक्कत के समय में, आपदा के समय में कुछ बचत की भी आवश्यकता होती है। हमारी पुरानी कहावत है, जब घर में कोई विपत्ति आती है उस समय में ज्यादा खर्चा नहीं करते, उस समय बचा के रखते हैं। हमने पिछले 1.5-2 महीने में लो ऑयल प्राइस के कारण भारत को थोड़ा जो बचत हुई उसको हमने सरकार की खजाना में रखा है, राज्य सरकारों को दिया है। अभी सरकारों की आमदनी घटी है, टैक्स पैटर्न में भारी परिवर्तन आई है, जो स्वाभाविक कारोबार बंद होने के कारण टैक्स आमदनी घटी है, लेकिन खर्चे घटे नहीं, खर्चे बढ़े हैं। हेल्थ सेक्टर में खर्चा बढ़ा है, फूड सेक्टर में खर्चा बढ़ा है। अभी सारे इतने बड़े पैकेज जो जिम्मेवारी लिया गया है भारत सरकार की ओर से, उसके लिए भी अर्थ की आवश्यकता है। ये सारे के लिए जो बचे हुए पैसा, दिक्कत के समय की बचे हुए पैसे को हम लोगों ने ग्राहकों के ऊपर एडिशनल बोझा ना डालते हुए उनको उतनी ही प्राइस में स्थिर मूल्य रखते हुए, क्योंकि अभी लो डिमांड ही है, लगभग अप्रैल महीने में 70% डिमांड चली गई थी, इसलिए क्या प्राइस है उसकी कोई मायने ही नहीं रखा अप्रैल महीने में। लेकिन हम इस संकट की घड़ी में धीरे धीरे लोगों को कम दिक्कत हो और ज्यादा बचत हो, ज्यादा कल्याणकारी योजना में खर्चा हो, उसकी एक कोशिश किया है। हमने कोई भी चीज जनता से छुपाया नहीं है। जी धर्मेंद्र जी, आप कैबिनेट में बैठते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि भारत सरकार की अब आने वाले दिनों के लिए क्या योजना है? कैसे ये अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आएगी? आपने और खास तौर पर आपके विभाग ने कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं बनाई हैं जिसके जरिए आप हमारे देश के खास तौर पर गरीब लोगों को, देखिए हम अब दिन भर उन प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें देखते रहते हैं जो अपने घर लौट रहे हैं या जिन्हें इस समय सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। आपके पास एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसे उज्ज्वला योजना का नाम आपने दिया है, वो स्कीम जो है वो लोगों को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। तो आपका अपना रोड मैप क्या है और आपको क्या लगता है कि कब तक हम एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे?
देखिए सुधीर जी, विश्व एक विचित्र परिस्थिति में अपना प्रवास में है। विश्व में कोई देश नहीं है, धनी हो या गरीब हो या मध्यम वर्गीय देश हो, कोई इससे, इस महामारी से अछूत नहीं है। विश्व भर एक मंदी की वातावरण है। उस समय में अगर भारत की चेहरा को, भारत की पहल को, भारत की इनिशिएटिव को आप देखोगे, एक आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इन दिनों में भारत सरकार ने पहले, आपने जैसे शुरू में आपकी प्रोग्राम में कहा, प्रधानमंत्री जी ने जान को पहले महत्व दिया, जान है तो जहान है कहा। बाद में जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए, लाइफ भी चाहिए, लाइवलीहुड भी चाहिए, कारोबार भी चाहिए। बिना कारोबार की आदमी कैसे चलेगा, ये प्रश्न को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण योजना से लेके आत्मनिर्भर भारत की अभियान की एक लंबी व्यवस्था आज भारत सरकार ने लोगों के सामने रखा है। 2-3 प्रकार की बातों पे ध्यान दिया गया है। तात्कालिक कोई भूखा ना रहे, किसी की पेट में अन्न ना पहुंचे, ऐसा ना हो। किसी की खाते में एकदम जीरो बैलेंस हो, ऐसा ना हो। भारत की 50-60% आबादी तक, लगभग 80-90% ग्रामांचल तक, शहरों की जो मजदूर टाइप के लोग हैं उन तक भारत सरकार ने जनधन खाते में, भारत की जो एक और महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक फ्री गैस देके, मुफ्त में खाद्यान्न देके एक प्राथमिक संभाल किया है। फिर उसके बाद जैसे आपने सही कहा, एक ऐतिहासिक कारण से पूर्वी भारत पिछड़ा रहा। पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में पूर्वी भारत के लोग काम करने आते हैं। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो, यहाँ के लोग उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में जाते हैं काम करने के लिए, अभी लौट के जा रहे हैं। जो 3-4 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है कृषि के अंदर और उद्योगों के अंदर, खनिज संपदा के लिए, कोयला हो या अन्य खनिज संपदा हो, इसके सारे अपार भंडार पूर्वी भारत में है। जिस प्रकार की सुधार लाया गया है, जिस प्रकार की निवेश आने वाले दिनों में होने की संभावनाएं दिख रही है, कामकाज की, मैन्युफैक्चरिंग की सेंटर रीलोकेट भी भारत के अंदर होगा। इसीलिए नया सृजन होगा। और इस सारे ग्लोबल सिचुएशन में ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी विभाग क्या काम करे, मेरे पास जो दूसरे विभाग है स्टील जी, आज विश्व के अंदर भारत दूसरे नंबर की स्टील उत्पादनकारी देश था, लेकिन चाइना, जापान, कोरिया, वहां की स्टील ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रूट पे जा पाता था। लेकिन ये डिसरप्शन चाइना, कोरिया की स्टील को भारत की स्टील से महंगा कर देगा। अगर इस अवसर को हम ठीक से बांध पाएंगे, भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को, राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेके, जो भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना आने वाले दिनों में लेके आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में भारत वैश्विक आवश्यकता को, अपने कैपेसिटी, अपने रॉ मटेरियल, ये दोनों को यूज करते हुए हम बनाने वाले हैं, जिसमें देश में रोजगार भी बढ़ेगी, राजस्व भी बढ़ेंगे और विशेष करके भारत की जो पिछड़े इलाका है उसमें से वो आगे रहेंगे। अगड़े इलाका तो और एक लेवल पे जाएंगे। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारे के यूज करते हुए भारत में सर्विस इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी। आज इस क्राइसिस को प्रधानमंत्री जी भारत की लोगों के मन में एक विश्वास जन्मा पाए हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तन करने के लिए, ये भारत की क्षण बनाने के लिए, भारत की इंडिया मोमेंट बनाने के लिए मैं पूरा आत्मविश्वास से भरा हूं। आने वाले दिनों में भारत इस अवसर को अपनी मानव शक्ति की ताकत पे बांध पाएगा। जी धर्मेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यह है कि हम अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं, लॉकडाउन को रियायत देते जा रहे हैं लॉकडाउन से, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर देश लॉकडाउन को तब खोलते हैं जब उनके यहाँ पर जो कर्व है वो फ्लैट हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कर्व की अभी फ्लैटनिंग नहीं हुई है, हमारे यहाँ ये कर्व और सीधे ऊपर जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में रियायत देना, इसे धीरे धीरे खोल देना, ये कितना रिस्की काम है? देखिए, ये तो इस समीक्षा से मैं थोड़ा विनम्रता के साथ असहमत हूं कि कोई देश लॉकडाउन तब खोला जब कर्व बैलेंस हुआ। देखिए, ये सब अस्थायी चीज है। पिछले
3-4 महीने में विश्व की कोई भी देश को ये खबरें भी आई है जहां से कोरोना शुरू हुई, वुहान चाइना की एक प्रोविंस से, दोबारा वहां सेकेंड वेव की बात कही जाती है। यूरोप के कई देशों में सेकेंड वेव की बात कही जाती है। लंबे समय तक सिंगापुर में भी यह विषय दिखा गया है। लेकिन सारे देशों ने अभी की, जब तक वैक्सीन नहीं आई है, जब तक उसकी एक स्थायी निदान नहीं आया है, हमको इस कोरोना के साथ, कोरोना की जो काट है, कोरोना की काट क्या है? 2 गज की दूरी बना के रखना, मास्क पहनना, एक खुद को संभालना और अन्य को संभालना। इसीलिए भारत की स्थिति अलग है। इतने सारे कामकाजी लोग, इतने सारे आवश्यकताएं, इतने सारे व्यवस्था के ऊपर आर्थिक प्रबंधन की योजना, ये कहां से हो पाएगा? दोनों को बैलेंस करते हुए लोगों को भी ठीक रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवा भी ठीक रखना पड़ेगा, अर्थनीति को भी ठीक रखना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं दुनिया की अन्य देशों को भारत के साथ तुलना करता हूं, भारत एक वैश्विक मॉडल बनने जा रहा है। मैं अगर आपको एक ही तथ्य रखूं, विश्व की जो 15 ज्यादा प्रभावित देश हैं, अमेरिका से लेकर मेक्सिको तक, ऐसे 15 देशों की, जिसमें पूरा यूरोप भी है, रशिया भी है, ईरान भी है, 1,42,00,000 लोग, 142 करोड़ लोग हैं, 142 करोड़ 142 करोड़ लोग हैं। भारत में लगभग 137 करोड़ लोग हैं। ऐसे 142 करोड़ आबादी के अंदर आज 38 लाख प्रभावित लोग हैं। 2,76,000 लोगों की जान चली जा चुकी है। उस तुलना में भारत में 1 लाख लोग प्रभावित है। 142 करोड़ में 38 लाख प्रभावित है, 137 करोड़ में 1 लाख प्रभावित लोग हैं, और सिर्फ 3,156, मैं 1-2 दिन पहले के आंकड़ा बताता हूं, इतने लोगों की जान गई है। इसको अगर हम तुलना करते हैं, भारत अपने सीमित संसाधनों के अंदर कहां हमारे पास स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। हमारी देश में जिस प्रकार की आबादी, जिस प्रकार की अर्थनीतिक स्थिति, उसके अंदर मैं भारत की जनता को आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने पहल किया, राज्यों ने उस पहल को आगे बढ़ाया। भारत एक टीम होके आज हम कमिटेड है। भारत की सारा स्टेक होल्डर, मीडिया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, नागरिक, सरकारें, ये सारे मिलके भारत को स्वस्थ और गतिमान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत आज एक वैश्विक मॉडल बनते जा रहा है, इसलिए हमें कोई चिंता के कारण नहीं है। हम कॉन्फिडेंट है इस सारे स्टैटिस्टिक्स के कारण। आपको ऐसा लगता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया, ये जब आप योजना बना रहे थे तो आपने भी शायद ये कल्पना नहीं की होगी कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, श्रमिक पलायन करेंगे। अब जब वापस आप अर्थव्यवस्था को शुरू करना चाहते हैं तो इतने सारे लोग अचानक से मिसिंग होंगे, क्योंकि ये लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, या तो ये वापस आएंगे, उसमें भी समय लगेगा। ये कितना बड़ा फैक्टर है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि योजना बनाते समय आपने ये मिस कैलकुलेशन किया था, आपने इसको फैक्टर इन नहीं किया कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन होगा? देखिए, मैं 25 मार्च की उस कैबिनेट बैठक को थोड़ा याद करना चाहता हूं। कैबिनेट में जो होता है वो एक कैबिनेट की विषय है, लेकिन फिर भी मैं आज मेरे एक जिम्मेवारी के साथ एक विषय में कहूं। आज जो घटना हमारे सामने है, 25 मार्च की कैबिनेट के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी सहयोगियों के सामने जो चित्र भारत के लिए रखा था, एक भी चीज ऐसा नहीं है, एक भी चीज ऐसा नहीं है जिनको उन्होंने 25 मार्च को भी देख नहीं पाया था। सारा चीज उन्होंने सिचुएशन एनालिसिस करके रखा था। भारत की कामगारों की साइकोलॉजी, कामगारों की स्वभाव, ये एक जो आज प्रवासी मजदूरों की विषय आई है, मैं उसको सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं मानता हूं। ये एक मानसिक स्थिति है, ये एक सामाजिक स्थिति है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल चैलेंज हम लोगों के सामने है। और इतिहास हमारे सामने एक पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट के नाते अगर आप और हम एक विषय पढ़ते हैं इतिहास में, एक चीज ध्यान में आता है, एक क्राइसिस के बाद बिजनेस आज यूजुअल नहीं होता है।
जहां उत्पादन हो रहे थे वही उत्पादन उसी द्रव्य का होगा, कोई जरूरी नहीं है। चैलेंज यह है उसको कैसे एक एग्रीगेट करके और गति देना। मैं इसीलिए प्रारंभ में कहा ऐतिहासिक कारणों से पूर्वी भारत पश्चिम भारत की तुलना में पिछड़ा था, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब तक पूर्वी भारत पश्चिम की तुलना में एक नहीं होगा तब भारत में संतुलित विकास नहीं होगा, यह 2013-14 से कह रहे हैं। तब तो कोरोना की विषय नहीं था। इस सरकार की प्रधानमंत्री जी की देश की पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्वी भारत को इतना महत्व दिया है। इस क्राइसिस अभी यह है कि पूर्वी भारत में ज्यादा प्रवासी श्रमिक है, प्रवासी मजदूर है, हुनर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनतकार लोग हैं जी। क्यों ना हम पश्चिम भारत जैसे पूर्वी भारत की औद्योगिक क्रांति हम क्यों ना करें। जो कृषि रिफॉर्म हुई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए हैं, एग्रीकल्चर विपणन व्यवस्था की रिफॉर्म हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु की कृषि आगे गया है, ऐसे बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड की कृषि को कैसे क्यों ना हम आगे बढ़ाएं। आखिर उपजाऊ जमीन यहां भी तो है। भारत की सारे खनिज संपत्ति की 80% पूर्वी हिस्से में है। कोयला हो जी, लोहे की खदान हो, बक्साइट हो, मैंगनीज हो, क्यों ना इस सारे अपॉर्चुनिटी जो आज हम सुधार लाए हैं, नया काम के सृजन पूर्वी भारत में हो, भारत के अंदर होगा। ये कोई चूक नहीं हुई है। आज प्रधानमंत्री जी ने इस चैलेंज को, इस क्राइसिस को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी में ले जा रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, मेरे 2 सवाल हैं। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपसे मेरा है वो ये है कि इस दौरान कोविड-19 पर हमारे देश में राजनीति भी जबरदस्त हुई है। कभी बसों को लेकर राजनीति होती है, कभी प्रवासी मजदूरों को लेकर, कभी ट्रेन के किरायों को लेकर। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोविड-19 को लेकर भी हमारा देश एक नहीं रह पाया और कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने आपको पूरी तरीके से सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से कुछ हिस्से भारत के ऐसे रह गए जहां लोगों को वो सब सुविधाएं या वो रिलीफ नहीं पहुंच पाया जैसा कि आप चाहते थे? देखिए, मैं थोड़ा उसमें से संशोधन करना चाहूंगा सुधीर जी। देश एकजुट रहा, देश के नागरिक एकजुट रहें, देश की सारे राज्य सरकारें टीम करके काम करें, एक आधे को छोड़ के, और विशेष करके 1-2 परिवार की लोगों की मन में यह कुंठा सदैव रही है। भारत जब जब एक दिखा है, आज की नहीं बात मैं कह रहा हूं, जब जब भारत एकजुट हुई है, भारत एकरूपता दिखाई है, 1-2 सामंतवादी परिवार जिनके मन में ये एक अहंकार है, हम ही भारत है, उनको इस भारत की नई ताकत हजम कभी नहीं हुई है। उनके मन में पीड़ा हो रही है, नहीं होनी चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आज की संकट की घड़ी में सारे लोगों ने सारे मतभेद को छोड़ के एकजुट हुए, इसीलिए ये आज अच्छी स्थिति भारत में बना है, विश्व में एक नई पहचान बनी है जी। इसको कुछ लोगों को हजम नहीं होती है, उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही हम कामना कर पाएंगे। आपसे आखिरी सवाल मेरा यह है, आप लगभग 50 वर्ष के हैं, अभी बहुत ज्यादा उम्र आपकी नहीं है, उसके बावजूद बड़े मंत्रालय आप संभाल रहे हैं। हर व्यक्ति ने इस दौरान, ये 2-3 महीने के दौरान, सब लोगों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, व्यक्तिगत तौर पर, एक प्रोफेशनल के तौर पर। आपको ये मौका मिला 50 साल की उम्र में कि आप 137 करोड़ के देश में इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज के जरिए काम करेंगे, लेकिन क्वारंटीन में भी आपको रहना पड़ा होगा, घर में बंद भी कुछ दिन आप रहे होंगे, और भविष्य को लेकर हम सबको एक डर लगता है कि हम नहीं जानते भविष्य में क्या होने वाला है। इस कोविड-19 के क्राइसिस ने एक व्यक्तिगत रूप में आपको कितना बदला है, और एक मंत्री के रूप में आपको मैनेजमेंट के नए नए स्किल्स उसने सिखाए होंगे, आपको नए वर्क फ्लो के बारे में बताया होगा। तो आप जब 2020 शुरू हुआ था जनवरी से लेकर, और अब मैं मई में आपसे बात कर रहा हूं, कितने बदले हुए इंसान हैं आप? देखिए, पूरा सुधीर जी दुनिया बदल चुकी है, उसमें हमको बदलना तय था। इसलिए दुनिया, हमारी ऑफिस जाने की तरीके, हमारी बैठक लेने की तरीके, हमारी संवाद करने की तरीके, हमारी पहनावा, सारे में एक मूलभूत परिवर्तन आ चुका है, और ये पिछले 2 महीने में ही हुआ है। इसलिए इस चुनौती को हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक विषय आपके सामने कैंडिडेटली एक्सेप्ट करूं, कई दिनों से हमारी जिस प्रकार की जीवन शैली थी, उसमें हमारी जो एक रेगुलर
कई सालों से हमारा एक अभ्यास था, जो पिछले कुछ सालों के इस वर्क प्रेशर के कारण, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण वो छूटा हुआ था। रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये कोरोना की आइसोलेशन, कोरोना की लॉकडाउन फिर एक अवसर दिया खुद को स्वस्थ रखने के लिए, और एक समय की आवश्यकता भी रहा। अपनी इम्यूनिटी ठीक रखना है तो खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा। उसके लिए प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट सबसे बड़ा काम है। इसलिए हम व्यायाम करने में पिछले 2 महीने में सफल हुए, कुछ किलो वजन भी घटा है। ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत उपलब्धि में मानता हूं जी। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि हम मोह माया को जिस नजर से पहले देखते थे जनवरी में, अब मई में ऐसे नहीं देखते हैं। अब हम सत्ता को उस तरीके से नहीं देखते, हम जिस पद पर हैं उस पद को उस तरीके से नहीं देखते, और हमें समझ में आ गया कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। वो तो चिरंतन सत्य है सुधीर जी, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया क्राइसिस है, ये जो मुसीबत की घड़ी है, ये बहुत जल्द हम इससे बाहर निकल जाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे देश के लोगों के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो हमसे बात कर रहे थे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर रोज आपको भारत सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग संभाले हुए जो मंत्री हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, ताकि वो आपको बता सकें कि भारत सरकार की आपके लिए, आपके जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। आप इन इंटरव्यूज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन इंटरव्यूज में ही आपके भविष्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। इसलिए हम इन लोगों से आजकल बात कर रहे हैं। यहां हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको अम्फान से मची तबाही की तस्वीरें दिखाएंगे। ये एक बुरी खबर है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको कोरोना वायरस के इलाज से जुड़ी एक अच्छी खबर भी देंगे। एक अच्छी खबर बताएंगे, एक बुरी खबर बताएंगे, क्योंकि न्यूज का जो काम है वो यही है, आपको भविष्य की उम्मीद भी देना, लेकिन आपको साथ साथ सावधान भी करना। अब 5 मिनट का ये ब्रेक लेते हैं। जिंदगी का सार निचोड़ केवल 2 ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको
जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है, आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. अब हम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने वाले तूफान अम्फान की बात करेंगे। चक्रवाती तूफान जब भी आते हैं अपने पीछे काफी तबाही छोड़कर जाते हैं। अम्फान ने भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी नुकसान किया है। अम्फान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल पर पड़ा है, जहां अम्फान की वजह से 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चली। कोलकाता में इस तूफान के दौरान 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से हुए हादसों में 72 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 15 लोगों की मौत अकेले कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल में तूफानी हवाओं की वजह से 5,500 से ज्यादा मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई जिलों के बड़े हिस्सों में बिजली गुल हो गई है, क्योंकि वहां बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। 500 से ज्यादा पेड़ सड़कों पर गिरे हुए हैं। सड़कों पर खड़े वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है और राज्य में 1000 से ज्यादा मोबाइल टावर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर अब मोबाइल फोन्स भी नहीं चल रहे और इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो गई हैं। कहते हैं तूफान की ताकत का असली पता तूफान के चले जाने के बाद लगता है। बुधवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान ने जो तबाही मचाई थी, उसका अंदाजा भी तब लगा जब ये तूफान निकल गया। अब हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं वो अम्फान से मची तबाही की सच्ची तस्वीरों से भरी हुई है। अम्फान तूफान आया और गुजर गया और पीछे छोड़ गया तबाही के ये भयानक मंजर। चारों तरफ पानी भर चुका था।
गाड़ियां नाव की तरह तैर रही थी। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बिजली के खंभे औंधे मुंह गिरे हुए थे। सैकड़ों मकान जमींदोज हो चुके थे। अम्फान तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ घंटों में ही भारी तबाही की झलक दिखा दी। 7-8 districts is fully damaged, but 4-5 districts I can tell you it is fully disaster. And there, how to restore the normalcy, how to restore the restoration work, the relief work that we are planning now. अम्फान तूफान की तबाही से कोलकाता एयरपोर्ट भी नहीं बच पाया। तेज हवाओं ने एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। रनवे और हैंगर पानी में डूबे हैं और पानी में हवाई जहाज ऐसे खड़े हैं मानो पानी के जहाज हो। बुधवार शाम जब अम्फान तूफान पूरे जोर पर था, तब कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज पर डरावना मंजर दिखा। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि सब कुछ दिखना बंद हो गया। ब्रिज पर लगी बैरिकेडिंग पत्तों की तरह उड़ने लगी। तूफान की रफ्तार के आगे जो आया टिक नहीं पाया। ये तस्वीरें हावड़ा की हैं। यहाँ एक स्कूल अम्फान की चपेट में आ गया। लगातार बारिश हो रही है और देखते ही देखते स्कूल की टीन की छत फटने लगी और फिर अचानक तूफानी हवा के साथ पूरी छत उखड़कर उड़ गई। अम्फान की तेज हवाओं से पेड़ तो टूटकर सड़कों पर गिरे ही, साथ में बिजली के खंभे भी गिर गए। ये तस्वीरें कोलकाता की अनवर रोड की हैं, जहां तूफान की चपेट में आए बिजली के ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया। बिजली के तारों से निकलती ये चिंगारियां आतिशबाजी की तरह दिखाई दे रही हैं। अम्फान तूफान की तेज हवाओं ने बड़े बड़े और मजबूत पेड़ों को जड़ से ही उखाड़ दिया। एक बस के ऊपर गिरे इस पेड़ ने बस को 2 हिस्सों में काट दिया। ये नादिया जिले में तूफान के कहर की तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल के अंदर और बाहर बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर चुके हैं। पश्चिम बंगाल ही अम्फान तूफान का सबसे बड़ा शिकार बना, जहां 180 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड बारिश हुई। सड़कें जलमग्न हो गईं। बारिश और हाई टाइड्स की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, घर जलमग्न हो गए। स्थानीय नदियों पर बने बांध क्षतिग्रस्त हो गए। जर्जर इमारतें ढह गईं, कच्चे मकान गिर गए। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि अकेले कोलकाता में 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, 5000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोगों की जान चली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कुल मिलाकर 72 लोगों की जान गई है इस चक्रवाती तूफान में पूरे राज्य भर में, और इन 72 में 15 लोगों की जान गई है कोलकाता में। उनकी तरफ से ये कहा गया कि राज्य सरकार उन सभी को कॉम्पेंसेशन देंगी जिनकी डेथ हुई है। सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा जिनकी जान गई है इस चक्रवाती तूफान में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सड़कों को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। पेड़ों के उखड़ने से बाधित हुई सड़कों को साफ करने के लिए भारी मशीनों को काम में लगाया गया है। हम फिलहाल ईस्ट मिदनापुर जिले के दीघा इलाके में आपको दिखाते हैं कि कल चक्रवाती तूफान जब बंगाल के तट से टकराया तो किस तरीके का यहाँ पर मंजर है। आप देखिए
ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये एक पक्का घर था, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से टूट चुका है। आप देखिए छत जो है वो भी उड़ चुकी है। और कल जब इतनी तेज हवाएं चल रही थी, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, तो इसी घर के पास जो पेड़ थे वो एक के बाद एक इस घर पे गिरे। आप देखिए दोनों तरफ जो है यहाँ पर पेड़ आपको दिखेंगे। अभी फिलहाल जो है जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके लिए अब घर नहीं रहा, उनका आशियाना जो है टूट चुका। अम्फान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का जो तूफान छोड़ गया है उससे लोग अब भी जूझ रहे हैं, जिन्हें इस तूफान की तबाही से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। पूरी दुनिया के डॉक्टर और वैज्ञानिक कोरोना वायरस की दवा ढूंढने में लगे हुए हैं। इस समय 100 से ज्यादा रिसर्च ग्रुप्स इस वायरस पर शोध कर रहे हैं और वैक्सीन बनाने वाली कुछ कंपनियों को इसमें कुछ शुरुआती सफलता हासिल भी हुई है। लेकिन अब भी कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होने में 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। ये आप नोट कर लीजिए, 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है, क्योंकि अगर वैज्ञानिकों ने अगले कुछ महीनों में इस वायरस की वैक्सीन बना भी दी तो इसे दुनिया के 750 करोड़ लोगों तक पहुंचाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। ऐसे में दुनिया भर के कई डॉक्टर्स पहले से उपलब्ध कुछ पुरानी दवाओं को कोरोना वायरस के मरीजों पर आजमा रहे हैं। इनमें से कुछ दवाओं ने काफी अच्छे नतीजे दिए हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की तरह अब एक और दवा आई है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासिटिक दवा है जिसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में पेट के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। भारत, जापान, बांग्लादेश और बोलिविया जैसे कई देशों में इस दवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस के मरीजों पर किया जा रहा है और इससे मिलने वाले नतीजे काफी अच्छे साबित हुए हैं, उम्मीद बंधाने वाले नतीजे हैं। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज में यह दवा कोरोना वायरस से पीड़ित 60 मरीजों को दी गई। ये दवा 60 मरीजों को दी गई और मरीजों को दी गई है ये दवा, और इस मेडिकल कॉलेज का दावा है कि इससे कोरोना के ये सभी मरीज सिर्फ 4 दिन में ठीक हो गए। ये दवा शरीर में मौजूद पैरासाइट से जाकर चिपक जाती है और पैरासाइट शरीर में अपना लार्वा नहीं छोड़ पाता। इसके बाद ये दवा पैरासाइट को खत्म कर देती है। भारत में भी कुछ राज्यों में आइवरमेक्टिन का प्रयोग कोरोना वायरस के मरीजों पर किया जा रहा है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि बेहद आसानी से उपलब्ध और बहुत सस्ती माने जाने वाली ये दवा कोरोना वायरस से लड़ाई में एक नया हथियार साबित हो सकती है। तो क्या ये साधारण सी दवा कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा रामबाण बन जाएगी या फिर इन नतीजों पर विश्वास करना अभी जल्दबाजी होगा? इन सारे सवालों के साथ हमने आइवरमेक्टिन को लेकर एक विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। आप भी ये विश्लेषण देखिए ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि दवा की तरफ पूरी दुनिया इतनी उम्मीद से क्यों देख रही है। आइवरमेक्टिन एक ऐसी दवा है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के डी-वॉर्मिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की सेफ्टी लिस्ट में सुरक्षित माना जाता है। एक ऐसी दवा जो पेट में कीड़े मारने की दवा यानी डी-वॉर्मिंग टैबलेट के तौर पर जानी जाती है। अब यही दवा कोरोना वायरस के इलाज में काम आ सकती है। भारत में केरल, यूपी के कानपुर और दिल्ली में कई अस्पताल अब इस दवा को कोरोना मरीजों पर आजमा रहे हैं। जीएसवीएन मेडिकल कॉलेज कानपुर में अपने कोविड हॉस्पिटल में, कोविड आईसीयू में भी एक मरीज को, कोविड हॉस्पिटल में जो जितने मरीज थे आइसोलेशन में भी थे, उनके ऊपर हमने ये दवा आइवरमेक्टिन ट्राई की थी। 2 बार दिया और पेशेंट में ड्रामेटिक रिकवरी देखी, पेशेंट नेगेटिव हो गए। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरियन इन्फेक्शियस डिजीजेस रेफरेंस लैब में हुई एक लैब स्टडी में ये पाया गया कि यह दवा 48 घंटे के अंदर वायरस का खात्मा कर देती है। लैब स्टडी में देखा गया कि इस दवा से कोरोना वायरस का आरएनए 93% कमजोर पड़ गया। हालांकि इस स्टडी में इंसानों पर दवा को आजमा कर नहीं देखा गया, लेकिन ये काम बांग्लादेश के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने किया। बांग्लादेश के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने अस्पताल में भर्ती 60 कोरोना मरीजों को आइवरमेक्टिन की दवा के साथ एक और एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन दी।
अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक दवा देने के 72 घंटे बाद सभी मरीजों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा जो भी अवेलेबल है, जो ओरल ड्रग्स, चीप ड्रग, इजीली अवेलेबल ड्रग के लिए अवेलेबल है, उसमें सबसे अच्छे रिजल्ट हम HCQS अगर आइवरमेक्टिन को भी कंपेयर करते हैं तो जो देखा गया कि आइवरमेक्टिन के रिजल्ट HCQS से भी बेहतर देखे गए हैं। ये देखा गया है कि 48 आवर्स के अंदर पेशेंट के अंदर अगर आइवरमेक्टिन का वायरस है तो 48 आवर्स के अंदर 100% खत्म हो जाता है। दरअसल आइवरमेक्टिन इम्यूनिटी बढ़ाने वाली एंटी माइक्रोबियल दवा मानी जाती है। हालांकि ये चमत्कारी दवा साबित हो, इसके लिए बड़े ट्रायल की जरूरत होगी। लेकिन बिना खास साइड इफेक्ट वाली इस बेहद सस्ती दवा ने मेडिकल जगत को एक नई उम्मीद जरूर दी है। तो ये है वो चमत्कारी दवा जिसे अभी तक डीवर्मिंग टैबलेट यानी पेट के कीड़े मारने की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस दवा के जो परिणाम हैं वो परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक आ रहे हैं और क्या पता आगे चलने वाले वक्त में ये कोरोना वायरस के लिए चमत्कारी दवा साबित हो जाए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। एक सलाह जरूर हम आपको देना चाहेंगे कि हम आपको अलग अलग शोध जो चल रहे हैं दुनिया में उनके बारे में बताते हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वो सब हम आपको बताते हैं। कौन कौन सी आपके काम की खबरें होती है वो भी बताते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने आपको इस दवाई के बारे में बताया, आइवरमेक्टिन के बारे में, इसे सिर्फ हमारे कहने पर आप मत ले लीजिएगा। जब भी अगर आपको लगे कि आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर कर लीजिए और उसके बाद इस दवाई का आप प्रयोग कीजिए। सीधे बिना किसी डॉक्टर से सलाह किए इस दवाई को मत लीजिएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है। इस बारे में इस बात को जरूर याद रखिएगा। पिछले करीब 2 महीनों से पूरा भारत लॉकडाउन में था। हालांकि अब इसमें रियायतें मिलने लगी हैं और लोग अपने काम पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोगों ने अपना सबसे ज्यादा समय अपने मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस पर और टीवी देखते हुए बिताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन हो या ना हो, एक वयस्क व्यक्ति अपने जीवन के 34 वर्ष मोबाइल फोन और दूसरे डिवाइसेस की स्क्रीन को देखते हुए ही बिता देता है। ब्रिटेन में 2000 लोगों पर किए गए एक रिसर्च के मुताबिक 18 से 80 वर्ष तक के लोग साल में औसतन 4886 घंटे इन्हीं गैजेट्स के साथ बिताते हैं। इस हिसाब से 18 से 80 वर्ष की उम्र का हर व्यक्ति अपने जीवन भर में करीब 3,01,733 घंटे मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप्स, गेमिंग डिवाइसेस और टीवी देखते हुए बिता देता है। ये समय 34 वर्ष के बराबर है, यानी किसी ना किसी स्क्रीन को देखते हुए एक व्यक्ति अपने 34 वर्ष बिता रहा है। इस सर्वे के मुताबिक मोबाइल फोन पर लोग हर दिन औसतन 2 घंटे 25 मिनट बिताते हैं। यह साल भर में 882 घंटे 5 मिनट के बराबर है। लैपटॉप पर लोग प्रतिदिन औसतन 4 घंटे बिताते हैं। साल भर में यह स्क्रीन टाइम 466 घंटे के बराबर हो जाता है। टीवी देखते हुए लोग औसतन हर दिन करीब 3 घंटे 30 मिनट बिताते हैं, जो एक साल में 1277 घंटे के बराबर होता है। ऑनलाइन किताबें पढ़ने पर लोग औसतन सिर्फ 42 मिनट हर रोज बिताते हैं, यानी साल भर में सिर्फ 255 घंटे। टैबलेट्स पर लोग 1 घंटा 39 मिनट औसतन खर्च करते हैं, यह हुआ साल भर में 602 घंटे। और गेमिंग डिवाइसेस पर बीतने वाला औसतन समय जो है वो 1 घंटा और 3 मिनट है, यानी पूरे वर्ष लोग औसतन करीब 383 घंटे गेम्स खेलते हैं। कुल मिलाकर हर दिन लोग औसतन 13 घंटे 20 मिनट किसी न किसी गैजेट की स्क्रीन को देखते हुए बिताते हैं, जो साल भर में 4866 घंटों के बराबर है। साइबर मीडिया रिसर्च के मुताबिक भारत के लोग फिलहाल साल भर में औसतन 1800 घंटे अपने मोबाइल फोन पर बिताते हैं। ये 75 दिनों के बराबर है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च फर्म के मुताबिक वर्ष 2024 तक भारत के लोग प्रतिदिन 255 मिनट मोबाइल फोन्स पर बिताने लगेंगे और ये 4 घंटे 25 मिनट के बराबर है। यानी भारत में 18 से 80 वर्ष के लोग अपने जीवन के 12 वर्ष औसतन सिर्फ मोबाइल फोन पर बिताने लगेंगे। इनमें दूसरे डिवाइसेस और गैजेट्स शामिल नहीं हैं। अगर बाकी गैजेट्स को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि इस मामले में भारत ब्रिटेन के लोगों से भी आगे निकल जाए। वैसे तो खाना खाकर आराम से सो जाने का समय है ये, लेकिन हम इस समय आपके साथ चाय पर चर्चा करना चाहते हैं। चाय को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। कई लोगों के दिन की शुरुआत बिना चाय के होती ही नहीं।
बहुत सारे लोग तो शिकायत करते हैं कि अगर उन्हें सुबह उठते ही एक अच्छी कड़क चाय ना मिले तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं। भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि एक संस्कृति का अंग है। चाय की प्याली से मेहमानों का स्वागत करना सभ्यता की निशानी मानी जाती है और अगर कोई चाय ना पिलाए तो कहा जाता है कि देखो उसने एक कप चाय भी नहीं पूछी। आप सोच रहे होंगे कि हम चाय के बारे में इतनी चर्चा आज क्यों कर रहे हैं, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इंटरनेशनल टी डे। वैसे तो भारत समेत कई चाय उत्पादक देशों में वर्ष 2005 से ही 15 दिसंबर को चाय दिवस मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस प्रस्ताव को वर्ष 2019 में स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर आज हम आपको चाय से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और बातें बताना चाहते हैं। वैसे तो आप हर रोज हर दिन चाय पीते हैं, चाय आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन आपने चाय के बारे में कभी इतना सोचा नहीं होगा। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है। चाय से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार चाय पीने की शुरुआत 5000 वर्ष पहले चीन में हुई थी। भारत में चाय का उत्पादन असम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1835 में शुरू किया था। चाय उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दुनिया का करीब 20% चाय उत्पादन भारत में होता है। कहा जाता है कि दुनिया में 1500 से ज्यादा प्रकार की चाय पी जाती है। चाय अफगानिस्तान और ईरान का राष्ट्रीय पेय है। दुनिया में 300 करोड़ कप चाय हर रोज पी जाती है। 300 करोड़ कप। भारत में एक व्यक्ति एक महीने में लगभग 26 कप औसतन चाय पीता है और भारत में जितनी चाय उगाई जाती है उसकी 70% भारत में ही इस्तेमाल भी हो जाती है, क्योंकि भारत में लोग चाय के बहुत शौकीन हैं। हमारे देश में आपने देखा होगा चाय हम अपनी सुबह जब शुरू करते हैं तो चाय पीते हैं, शाम को भी चाय पीने का हमारे यहाँ रिवाज है। अगर कोई मेहमान आता है तो उसका सम्मान करने के लिए भी हम चाय उससे ज़रूर पूछते हैं और चाय पेश करते हैं। अगर सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम हो, मौसम अच्छा हो रहा है तो चाय मांगते हैं, खराब है तो चाय मांगते हैं, थकान हो रही है तो भी चाय पीते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं अगर दोस्त आसपास बैठे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि चाय हमारे जीवन का कैसे एक बहुत अभिन्न हिस्सा बन गया है। और आज के दिन को हम जो हमने आपको बताया, तो चाय के बारे में आप सोचिएगा जरूर कि चाय कैसे आपकी संस्कृति का, आपके जीवन का हिस्सा बन गई है। कोरोना वायरस का इलाज तो अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन दो चीजों को इस महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। पहला है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है अपने चेहरे को मास्क से ढक कर रखना। अगर आप भी अपने चेहरे को मास्क से ढक कर रखते हैं तो आप न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखते हैं बल्कि दूसरों को भी संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन अब आज के दौर की जरूरत बने ये मास्क फैशन का हिस्सा बन गए हैं। दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां अब डिजाइनर फेस मास्क तैयार कर रही हैं ताकि इसे पहनने वाले लोग खुद को सुरक्षित भी रख सकें और फैशन में भी कोई कमी ना आए। अब बाजार में आपको कपड़ों से मैच करने वाले मास्क भी मिल जाएंगे। कुछ कंपनियां तो सिल्क से बने मास्क भी तैयार कर रही हैं जिनकी कीमत 3500 रुपए से शुरू होती है। चीन में डिजाइनर मास्क बनाने वाली कई कंपनियों को एक दिन में 600 से 700 मास्क तैयार करने पड़ रहे हैं और इसकी मांग में कोई कमी नहीं आ रही। भारत में भी कई कंपनियों ने डिजाइनर मास्क बनाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के दौर में फेस मास्क की बदलती दुनिया पर हमने एक छोटा सा विशेषण आज तैयार किया है। अगर आपको फेस मास्क पहनना पसंद नहीं है तो हो सकता है कि ये विशेषण देखने के बाद आप अपना इरादा बदल दें और अपने लिए भी एक अच्छा डिजाइनर फेस मास्क ऑर्डर कर दें। फैशन लगातार बदलता रहता है और कहते हैं कि आपको फैशन के मुताबिक अपना वार्डरोब भी बदलते रहना चाहिए। इस महामारी के दौरान भी फैशन लगातार बदल रहा है। मास्क प्रचलन में है और आपके पास चेहरा ढकने के लिए एक मास्क होना अब अनिवार्य है। चीन की एक डिजाइनर फैशन के साथ फंक्शन को जोड़ने का काम कर रही हैं। ज़ोली ऐसे मास्क बना रही हैं जिनमें कई तरह के फूलों की नक्काशी है। चीन में ऐसे मास्क भी बनाए जा रहे हैं जिन पर अच्छे भाग्य का संदेश देने वाले वाक्य लिखे हैं।
口罩呢，首先呢，我特别 आप देख सकते हैं कि इसे अंदर और बाहर से सिल्क से बनाया गया है। हम गर्मियों के लिए 16 मिलीमीटर मोटे सिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और सर्दियों के लिए हम 22 मिलीमीटर मोटे सिल्क का इस्तेमाल इस मास्क के लिए करते हैं। इन डिजाइनर मास्क की मांग इतनी ज्यादा है कि ज़ोऊ की कंपनी हर दिन ऐसे 600 से 700 मास्क का उत्पादन करती है। फिर भी उनकी शिकायत है कि वो मांग पूरी नहीं कर पा रही है। भविष्य में मास्क जाहिर तौर पर सामान्य और जरूरी उत्पाद बन जाएंगे। ये स्वास्थ्य को भी बचाएगा और सुरक्षा भी देगा। ये ऐसे ही रहेगा और डिजाइनर्स को ज्यादा क्रिएटिव होना होगा। भविष्य ही नहीं, मास्क अभी से हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे आप दफ्तर जाएं या किसी दुकान पर जाएं या भी किसी काम के लिए घर से बाहर निकलें, आपको मास्क पहनना ही है। यहां तक कि बीच पर भी मास्क पहनना जरूरी हो गया है। एक इटालियन डिजाइनर ने बिकिनी के साथ मास्क पहनकर तस्वीर पोस्ट की और उसे ट्राइकिनी नाम दिया। लेकिन मजाक में दिया गया यह नाम देखते ही देखते सच में फैशन बन गया और डिजाइनर के पास बीच पर पहने जाने वाले ऐसे मास्क के ऑर्डर की बाढ़ आ गई। दुनिया भर के ब्रांड्स इस मौके का फायदा उठाने में जुट गए हैं। गुची और लुई विटोन ने बिना समय गवाए ऐसे डिजाइनर मास्क बनाने शुरू कर दिए। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर कहां पर है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। की सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको भी, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से,
तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, आप उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है, आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी
उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है, आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये
कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं। लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है, आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार, निचोड़ केवल 2 ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। चेन्नई से करीब 40 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में एक जनसभा के दौरान LTTE के सुइसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस हमले में राजीव गांधी के अलावा 14 अन्य लोग भी मारे गए थे। राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 26 दोषियों को स्पेशल टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन फिर भी ये सारे लोग करीब 29 वर्षों से जेल में बंद हैं। हिंदी के मशहूर कवि, लेखक और व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। शरद जोशी ने अपने लेखन को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। उनके व्यंग आज भी हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। उन्होंने विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी और ये जो है जिंदगी जैसे मशहूर टीवी सीरियल्स भी लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने छोटी सी बात और उत्सव जैसी कई फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। उन्हें वर्ष 1990 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1904 में आज ही के दिन फीफा की स्थापना पेरिस में हुई थी। दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी एसोसिएशन फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स का आयोजन करती है। वर्ष 2005 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर की शुरुआत हुई थी। किंगडा का नामक ये रोलर कोस्टर अमेरिका के न्यू जर्सी में है। 456 फीट की ऊंचाई के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे तेज रोलर कोस्टर है। ये 3.5 सेकंड्स में 206 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेता है और इस रोलर कोस्टर के ट्रैक की लंबाई करीब 3118 फीट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG का नाम आपने जरूर सुना होगा। दुनिया के पहले प्रैक्टिकल ECG के आविष्कारक विलेम आइंथोवन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1860 में हुआ था। वो पेशे से एक डॉक्टर थे। उन्हें वर्ष 1924 में ECG के आविष्कार के लिए चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ECG के जरिए दिल की धड़कनों और उससे निकलने वाली विद्युत तरंगों द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है और शरीर में हो रहे और भी कई बदलाव उससे पता चलते हैं। ECG में दिल की धड़कन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जा सकता है। DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, जीवन में बदलाव ही सबसे स्थायी चीज है। आप जितना जल्दी खुद को बदल लेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। नमस्कार।